तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की सेकंड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम प्रोटीन और एमिनो एसिड के अंतर्गत एमिनो एसिड के संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ संश्लेषण के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था। अब हम लेते हैं दाराप्स्की सिंथेसिस। दाराप्स्की सिंथेसिस 1936 में दाराप्स्की वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम पर इस संश्लेषण का नाम है। इसके अंदर एल्डिहाइड और साइनोएसिटोएसिटिक एस्टर की अभिक्रिया निकेल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाई जाती है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो RCH2CH सिंगल बॉन्ड CnCO C2H5 करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो हाइड्रोजन या HNO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर एजाइड बनाता है। ये एजाइड इथाइल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाए जाने पर अल्फा एमिनो एसिड का निर्माण करता है। इस तरह से दाराप्स्की के द्वारा अल्फा एमिनो एसिड का निर्माण किया गया। अगला सिंथेसिस है या अगली निर्माण की एमिनो एसिड की विधि है कूप का संश्लेषण। कूप संश्लेषण के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड कंडेंस्ड विद हाइड्रेंटॉन, देन प्रोडक्ट रिड्यूस्ड विद सोडियम एंड अमलगम एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अल्फा एमिनो एसिड। यानी किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड को हाइड्रेंटॉन के साथ कंडेंस करवाया जाता है या संघनित करवाया जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का सोडियम और अमलगम की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है और उसके जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। सबसे पहले आप देखिए, हमने यहाँ पर प्राइमरी स्टार्टिंग मटेरियल इंडोल लिया और इस इंडोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई गई, जिसे कि हम राइमंड टाइमाइन अभिक्रिया कहते हैं। राइमंड टाइमाइन अभिक्रिया से इंडोन 3 एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। ये इंडोन 3 एल्डिहाइड आगे हाइड्रेंटॉन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एक एडिशन प्रोडक्ट देता है। ये एडिशन प्रोडक्ट सोडियम और अमलगम की उपस्थिति में अपचयित हो जाता है और फिर ये HCl से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर अल्फा एमिनो एसिड बनाता है। क्योंकि हमने इस अभिक्रिया को एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा स्टार्ट किया है, इसलिए ये वाली अभिक्रिया बहुत से एरोमेटिक एमिनो एसिड बनाने के लिए उपयोगी है। इनमें मुख्य एमिनो एसिड हैं फेनिलएलेनिन, टायरोसिन, मेथियोनिन आदि एमिनो एसिड इस विधि के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया है बुकनर हाइड्रेंटॉन सिंथेसिस। बुकनर हाइड्रेंटॉन सिंथेसिस में इसमें भी हाइड्रेंटॉन विधि से को और विकसित किया गया है और इसमें किसी भी ऑक्सो यौगिक जैसे एल्डिहाइड जो कि सोडियम साइनाइड या अमोनियम कार्बोनेट के जलीय इथेनॉलिक विलयन के साथ अभिकृत करने पर बनाए जा सकते हैं। प्राप्त 5 सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रेंटाइन का क्षारीय जल अपघटन करने पर एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड और अमोनियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है और इससे हमें हाइड्रेंटॉन प्राप्त होता है। ये हाइड्रेंटॉन आगे एमिनो अम्ल का निर्माण कर लेता है। यही अभिक्रिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ भी करवाई जा सकती है और इसकी CH3SH के अल्कोहल की जगह थायो अल्कोहल लेकर अभिक्रिया करवा सकते हैं और फिर उसकी अभिक्रिया पिरिडीन के साथ करवाने पर CH3S CH2 CH2 CHO बनता है जो सोडियम साइनाइड और अमोनियम कार्बोनेट के साथ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रेंटॉन देता है और वो NaOH के साथ अभिक्रिया करके मेथियोनिन का
निर्माण करता है, जो कि एक महत्वपूर्ण सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। तो इस तरह से ये आपको हमने 10 विधियां बताई हैं। पिछले वीडियो में बताई थी 7 और 3 विधियां आपको आज बताई हैं 3-4, और इस तरह से इन सभी विधियों के द्वारा एमिनो एसिड का संश्लेषण किया जाता है। अब हम एमिनो एसिड के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। एमिनो एसिड के अम्लीय व क्षारीय वियोजन स्थिरांक बहुत कम होते हैं, यानी अम्लीय वियोजन स्थिरांक का मान 10⁻⁻10 की रेंज में होता है और क्षारीय वियोजन स्थिरांक का मान 10⁻⁻12 की रेंज में होता है। अर्थात ये एमिनो एसिड लगभग उदासीन होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस यौगिक वाष्पशील उच्च गलनांक पर वियोजित होते हैं। ये जो है एमिनो एसिड है, ये उच्च गलनांक पर वियोजित होते हैं। इनका डाइपोल मोमेंटम ज़्यादा होता है। ये वाटर सॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। NH2 और COH के विशिष्ट बैंड IR स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देते। इसका मतलब कि ये एमिनो एसिड में दोनों समूह इन एक्चुअल फॉर्म में उपस्थित नहीं होते। इसको देखते हुए जब देखा कि IR स्पेक्ट्रा में ये विशिष्ट बैंड दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जीटर आयन संरचना या जीटर आयन के कॉन्सेप्ट को लाया गया और एक द्विध्रुवीय संरचना प्रस्तावित की गई। नॉर्मल फॉर्म है इसकी NH2CHR COH। जब ये उपस्थित होता है तो एक COH का जो हाइड्रोजन है H+ फॉर्म में वो आयनित होता है और आयनित होकर NH2 के ऊपर जाकर NH3+ बनाता है। पॉजिटिव आयन NH3 पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज और CO- पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये उभयाविष्ट आयनिक संरचना का द्विध्रुवीय उभयाविष्ट आयनिक संरचना का निर्माण हो जाता है और एमिनो एसिड एक चार्ज संरचना में परिवर्तित हो जाता है और उसके COH ग्रुप और NH2 ग्रुप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते हैं और इस कारण ये IR स्पेक्ट्रा में कोई भी विशिष्ट पीक नहीं बताते हैं। जल में विलय होने पर एमिनो अम्ल के उपस्थित एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह में ये अंतरक्रिया होती है और आंतरिक साल्ट या इंटरनल साल्ट का निर्माण हो जाता है और ये उदासीन होते हैं क्योंकि ये उभयाविष्ट आयन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मान लो अम्लीय माध्यम में यदि लिया जाता है तो यदि अम्लीय माध्यम लिया तो एमिनो एसिड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड में होगी। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड में अभिक्रिया होगी अम्लीय माध्यम में तो H2O H3O+ की तरह से लिखा जाएगा और उस समय पर यहाँ पर COO- जो था वो COH में कन्वर्ट हो जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है। क्या चीज़? एमिनो एसिड NH3+ CHR COOH प्लस H2O। एमिनो एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो उस समय OH- आयन एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी तीव्र अम्लीय माध्यम में निम्न pH वाले विलयन में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज आने से ये अपने विपरीत आयन की तरफ के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और इसी तरह से यदि तीव्र क्षारीय माध्यम लिया तो क्षारीय माध्यम में एमिनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह से वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। जीटर आयन स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो जीटर आयन स्ट्रक्चर में एमिनो अम्ल उदासीन है। अम्लीय माध्यम में इस पर NH3+ आयन उपस्थित होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा और क्षारीय माध्यम में इसके पास CO- आयन होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो दे हैव लो एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर और इस कारण से इसके अंदर एसिडिक और बेसिक करेक्टर कम मात्रा में पाया जाता है और इसको हम
जीटर आयन बनने के निर्माण से समझा सकते हैं। तो जब भी जल में यदि उदासीन माध्यम में इसको लिया जाए तो ये जीटर आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके NH2CHrCO- प्लस H3O+ बनाता है। जीटर आयन डिसोसिएट इन वाटर फॉर्म नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड हाइड्रोनियम आयन। यदि इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा जाए तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka हो जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड CHrCO- इंटू H3O+ अपॉन NH3+ CHrCOO-। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान काफ़ी कम होता है और ये 10⁻⁻12 की रेंज का होता है। इसी तरह से यदि वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करता है और ये बेस की तरह से व्यवहार करेगा तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या Kb क्षारीय अवयोजन स्थिरांक का मान Kb बराबर होगा NH3+ सिंगल बॉन्ड CHrCOH एंड OH- अपॉन NH3+ CHrCO-। और ये भी जो क्षारीय वियोजन स्थिरांक का मान है ये भी अमीनो एसिड के अंदर बहुत कम होता है और ये भी 10⁻10 to -12 की रेंज का ही होता है। यदि जलीय विलयन के अंदर एसिड और उसके कॉन्जुगेटेड बेस हैं, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड या CH3CO- और या फिर कोई बेस जैसे CHNH2 या CH2NH3, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सेकंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी लोअर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू अबाउट डायरेक्शन। इसी तरह से यदि COH ग्रुप उपस्थित होगा तो उससे उल्टा हो जाएगा। So we can change the speed of reaction by changing acidity and basicity। यानी इसकी जो अभिक्रिया है इसकी दर को हम एसिडिटी या बेसिसिटी से बता करके चेंज करके और इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु की। समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन एसिडिक मीडियम दे आर इन फॉर्म ऑफ कैटायन so they goes to cathode. In strong basic medium they form anion goes at the anode. When both present in equal amount then there is no effect of electric field, so migration on this side of the electrode is zero. This is called as isoelectric point. समविभव बिंदु यदि अम्लीय माध्यम लिया जाता है तो एमिनो एसिड कैटायन की तरफ मूव करते हैं। यदि क्षारीय माध्यम होता है कैटायन बनाते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं। यदि क्षारीय माध्यम है तो एनायन बनता है और वो एनोड की तरफ जाता है। परंतु यदि दोनों समान मात्रा में बने तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रभाव जीरो होता है, यानी मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता है और किसी भी एमिनो अम्ल का वह बिंदु या वह पीएच का पॉइंट जबकि एमिनो एसिड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं होता है, यानी इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो उसे हम समविभव बिंदु कहते हैं। द pH at which amino acid not move towards the electrode, that is it is not affected by the electric field। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, याद कर लें और समझ लें।
अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड एंड ऑफ NH2 ग्रुप। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में आपको इस वीडियो में भली प्रकार से समझाया गया है और अब हम एमिनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपने अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।